हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि 2 चैप्टर आपको फ्री में पढ़ा दें और उसके बाद आपसे पैसे मांगना स्टार्ट कर दें। हमारे लिए फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री है। आपको क्वालिटी कंटेंट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया जाता है यहां। चलिए तो हम देखते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि खनिजों की उपलब्धता। इसके पहले हम ये बात कर चुके थे जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10 का, चैप्टर नंबर 5 है भूगोल का, जिसमें हम खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात कर रहे थे। तो हम ये देख चुके थे कि खनिज क्या है, ये हम बात कर चुके थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके थे। हमने भूगोल विद के बारे में बात की थी। हमने जो भी भूगर्भ शास्त्री होते हैं या भूवैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। अब इसमें हम ये देखें खनिजों की उपलब्धता कैसे है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि खनिज ये मिलते कहां कहां पर हैं। जो हमने अपने पहले वीडियो में सवाल किया था ना कि खनिज है तो क्या है और ये है भी तो कहां मिलता है, तो वही हम बात करने वाले हैं कि इनकी उपलब्धता, ये पाए कहां जाते हैं, इनको हम कहां देखें, कहां कहां हम इनको ढूंढ सकते हैं, कहां कहां से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर वो प्राप्त करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे हम निकालेंगे और भारत में कहां कहां पर मिल जाते हैं। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं खनिजों की उपलब्धता क्या है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो, जिसमें हमने सबसे पहले आपको खनिज के बारे में पहले वीडियो में ही बताया था। तो खनिज में अपन ने देखा हुआ था, खनिज क्या है, ऐसी चीज जो समरूप तत्व हैं, जिनका मतलब जिनके जो तत्व जो समान रूप के हैं वैसा, और उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, फिक्स है, ये वाली बात हम कर चुके थे। हमने देखा था कि ये खनिज किस में मिल रहे थे, इन खनिजों में धातुएं मिलती थी और ये खनिज किस में मिलते थे, चट्टानों के अंदर। और चट्टानों से मिलकर क्या बनती थी, पृथ्वी की भूपरपटी। पृथ्वी का ये ऊपरी इलाका, पृथ्वी का ये भूपरपटी किससे बन रहा था, चट्टानों से। तो चट्टाने क्या है, तो चट्टाने आप जान लें कि चट्टाने क्या है, 2 या 2 से अधिक खनिजों का योग, इनको चट्टान कहा जाता है। लेकिन अपवाद के रूप में एक चट्टान आपके पास ऐसी है जिसमें 2 से ज्यादा खनिज नहीं है, केवल एक खनिज है। वो चट्टान कौन सी है, उसको कहते हैं चूना पत्थर या लाइमस्टोन। इसमें केवल एक ही तत्व पाया जाता है, सिर्फ चूना। इसमें 2 नहीं पाए जाते, बाकी सब में क्या है, आपके 2 या 2 से अधिक खनिज या खनिजों का जो योग है उसको आप चट्टान कहते हैं। तो अब जो हम खनिज की बात कर रहे हैं, तो हमने देख लिया कि खनिज किस में है, चट्टानों में है। तो खनिज को प्राप्त कैसे करते हैं, तो एक मोटी मोटी डेफिनेशन आप देख लो, एक जनरल डेफिनेशन कि खनिज को हम प्राप्त कैसे करते हैं, कहां पाया जाता है खनिज, जिसको आप कहते हैं अयस्क। अयस्क जनरली क्या है, अयस्क उनको कहते हैं जिनमें खनिज हो, जिन चीजों में, जिन पत्थरों में, जिन सेलों में खनिज हो, उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और इनसे कोई हम धातु निकालते हैं, धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व इसमें पाए जाते हैं। कोई मेटल, मतलब जैसे हम लोहा निकाल लें, सोना निकाल लें, चांदी निकाल लें, ऐसा कुछ निकालते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, अयस्क। तो ये तीनों चीजें हमने देख ली। खनिज क्या है, खनिज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसी टाइम पर हमने चट्टान के बारे में भी बात करी थी। और अयस्क क्या है ये हमें देखना भी है यहाँ पर। तो अयस्क की एक जनरल डेफिनेशन हमने देख ली कि वो सेल जिनमें खनिज पाए जाते हैं और जिनसे हम क्या करते हैं, कोई धातु या धातु जैसी कोई महत्वपूर्ण चीज निकालते हैं, उसको आप अयस्क या ओर कहते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं कि ये खनिज पाए कहां जाते हैं, हमें मिलते कहां से हैं, हम इनको देखते हैं। तो खनिज जो है, सामान्यतः खनिज किस में पाए जाते हैं, आपके अयस्कों में पाए जाते हैं। तो अब बात आती है कि यार ये अयस्क क्या है। छोटी सी डेफिनेशन हमने जस्ट पहले देखी है, तो हम अयस्क के बारे में क्या कहें, खनिज। चूंकि खनिज आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि रोड पर चलेगा और मिल गया कि बोले यार वाह लोहा मिल गया, अरे आज तो सोना मिल गया, बोले आज तो बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा नहीं, खनिज को हमको कुछ कर, उसके साथ आपको सोना मिलेगा तो उसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कि मिट्टी में सोना है कि नहीं है। तो खनिज क्या है, खनिज के साथ जब अन्य तत्व मिल जाएं या अन्य अवयव मिल जाएं तो इनका जो मिश्रण बन जाएगा उसको क्या कहते हैं, उस मिश्रण को नाम दिया जाता है क्या, अयस्क। जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी मिल गई और ऐसा एक ढेला टाइप का बन गया, कोई चट्टान टाइप, मतलब ऐसे कोई पत्थर। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो लोहा भी हम मिट्टी से निकालते हैं, तो इसमें लोहे के साथ आपको मिट्टी, रेत और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब खनिज के साथ दूसरे तत्व या अवयव मिल जाएं तो इनके मिश्रण या इनके संचयन, मतलब इनका इकट्ठा होने के लिए क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है अयस्क। क्लियर ये बात कि अयस्क क्या है। तो अयस्क के लिए हम क्या लिखेंगे, अयस्क वो है जो जब खनिज के साथ अन्य तत्व मिल जाएं और अन्य अवयव मिल जाएं तो इनके सम्मिश्रण को हम क्या कहते हैं, इनके सम्मिश्रण को अयस्क नाम दिया जाता है।
अब अयस्क हम निकालते हैं, धरती से निकालते हैं, खोदते हैं, हम माइनिंग के तरीके भी देखेंगे किस तरीके से हम खदानों से अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो अयस्क जो है इनका खनन की दृष्टि से आर्थिक महत्व होता है, लेकिन कब होता है? ऐसे थोड़ी है कि कभी भी आर्थिक महत्व हो जाएगा। आर्थिक महत्व कब होता है? जब उस अयस्क में खनिज का संचयन, मतलब खनिज की मात्रा पर्याप्त हो। जैसे मान लो कि एक खदान आपने ये निकाली, यहां पर आपने कोई चीज, एक पत्थर खोदा और पत्थर खोद कर आपने निकाला, और जब आपने निकाल कर पत्थर खोदा और उससे जब पूरी प्रोसेस की और जब पता चला कि यार इससे जो लोहा निकला है उसकी कीमत 5 रुपए है और खुदाई करने में हमको लग गए हैं 500 रुपए, तो क्या हम यहां पर खुदाई करेंगे, ऐसी जगह से लोहा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? तब कब मतलब है अयस्क का? जब उस अयस्क में खनिजों की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। मतलब अब आप क्या कर रहे हैं यहां पर, जब जैसे जो भी खनिज निकाल रहे हैं, आपने कोई पत्थर निकाला है तो वहां क्या है कि एक पत्थर अपन ने 5 किलो का निकाला तो उसमें कम से कम 2-3 किलो क्या निकला है? आपका लोहा निकला है। तो फिर उसमें क्या है? खनिज की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे पत्थर को आप उठाएंगे। क्लियर? दूसरा क्या है कि इनमें खनिजों का खनन, जो खनिजों का खनन होता है वो इनकी सुविधा के हिसाब से कैसे करते हैं अपन? तो खनन की सुविधा कैसे होगी अपने लिए? इनके निर्माण और संरचना पर होती है। अब खनन की सुविधा क्या कहलाती है? मतलब कौन सा खनिज, कौन सा अयस्क कितना कठोर है, कितना मुलायम है, अगर ये हमें पता चल जाए, क्योंकि ज्यादा कठोर चीज पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कम कठोर चीज पर कम मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी तो क्या होगी? सुविधा ज्यादा होगी। जैसे चूना निकालना है तो चूना कैसा है? मुलायम चीज है। चूना मुलायम चीज है तो इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर वहीं आपसे कह दिया जाए कि पेट्रोलियम निकालना है या ये कह दिया जाए कि भाई आपको लोहा निकालना है, तो ये बहुत बड़ी चट्टानों में निकलते हैं, गहरी खुदाई करनी पड़ती है, अलग अलग प्रक्रिया में जाना पड़ता है। जैसे आपसे किसी ने कहा चूना निकालो, चूना के डायरेक्ट खदान होती है, ट्रैक्टर लगाया, फावड़ा चालू किया, भर लिया, तो ये आसानी से आ गया। किसी ने कहा लोहा निकालना है, अपन को लोहा अयस्क निकालने हैं, तो लोहा अयस्क में गहरे जाना पड़ता है, कोयला निकालना है तो गहरे जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो ये क्या होता? खनन की जो सुविधा है वो किस पर निर्भर करती है? इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। इनका निर्माण कहां हुआ है, इनकी संरचना कैसी है। मुलायम है तो बस अपन ने गेंती फावड़ा लिया और भर लाए, कठोर है तो मशीनें लगेंगी, तो वो सुविधा कैसी है? जब ये कठोर होगा, कठिन होगा तो ज्यादा लोग नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां ही निकालेंगी। आसान होगा तो डायरेक्टली मजदूर लगा दिए, बोले बस ऐसे ही भर लो, कोई मशीन नहीं लगानी है। तो ये इसमें बताया गया है कि खनन की सुविधा कैसी होगी। अगर पूछा गया खनन की सुविधा किस पर निर्भर होती है, तो निर्माण और संरचना पर निर्भर होती है। क्लियर ये बात? और ये खनन की सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, मतलब वो खनिज कितना कीमती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? खनन की सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। कैसे मूल्य को निर्धारित करेगी? मान लो कि एक ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये पहाड़ है और यहां से कोई चीज आपको लानी है, तो आप गए, अपना ट्रैक्टर लगाया, अपना ट्रॉली फंसाई, डायरेक्टली इसमें सामान भरा और आपने बेच दिया। जैसे रेत बेचते हैं, या जैसे आप क्या बेचते हैं, गेरू, मुरम, कोई भी चीजें ऐसी हो गई वो बेचते हैं। डायरेक्टली आपने रेत लगाया, इसमें भरी और बेच दिया, तो क्या हुआ? इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्या? नहीं, ट्रैक्टर लगाया, लोगों ने भरा, जो भी वहां पर जो सरकार को पैसा लगता होगा वो दिया और बेच दिया। लेकिन यही कहते हैं कि भाई सोना निकालना, तो सोना बहुत कठिन है, पहले मिट्टी निकालो, हीरा निकालना पहले मिट्टी निकालो, फिर उसको छानो, फिर उसमें से देखो, मिट्टी धो, तब ये पता चलेगा। तो क्या होगा? जब इतनी प्रोसेस हो जाएगी, इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इतनी सारी मेहनत लगेगी, इतना सारा पैसा लगेगा, तो जो चीज मिलेगी वो सस्ती बेचेंगे कि महंगी, तो उसकी कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यही खनन की सुविधा क्या करती है? इसके मूल्य का निर्धारण करती है। बात समझ में आई ना कि हम कैसे ये पता करें कि भाई खनन की सुविधा कैसी है, आसान है या कठिन है? तो खनन की सुविधा कैसे पता चलेगी? खनन की सुविधा तब होगी कि इसका निर्माण और संरचना कैसी है, इसका मूल्य कैसे निर्धारित होगा कि वो सुविधा कितनी आसान है, आप कितने आसानी से खनिज को निकाल ले रहे हैं, उस आधार पर हमें यह पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है। समझ में आई ना यहां तक की बात? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि अब ये खनिज जो है वो मिलेंगे कैसे कैसे, खनिज कहां कहां पर या किस किस तरीके से मिलते हैं। तो खनिज हमें जनरली 4-5 तरीकों से मिलेंगे, है ना। आप ये चीजें नोट भी करते चलना। कैसे नोट करेंगे? यहां पर सबसे पहला पॉइंट आप ये बना लेना, खनिज कहां पर मिलेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि खनिज कहां मिलेंगे, आपको सिराओं में मिलेंगे और परत के रूप में मिलेंगे। अब सिरा का मतलब आप ये मत समझ लेना कि सिरा यहां वाली निकाल के लानी है, धमनी और सिरा। सिरा मतलब उसी तरीके की होगी, पतली पतली नालियों में हमें देखने को मिलेगा, तो सिरा और परत के रूप में देखने को मिलेगा। अब ये सिरा और परत हमें कहां देखने को मिलेगी, किस प्रकार की चट्टानों में? तो ये आग्नेय और कायांतर चट्टानों में देखने को मिलेगी।
आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ये सिराएं देखने को मिलेंगी। और वहां पर भी कहां, आग्नेय चट्टानों में जब दरारें पड़ जाती हैं, जब जोड़ होते हैं या भ्रंश पड़ जाते हैं, भ्रंश समझते हैं ना कि बीच में चटक गई, या फिर बिदर, बिदर मतलब कहलाता है छिद्र, इन छिद्रों में हमको ये देखने को मिलती है कि यहां पर ये आग्नेय चट्टान में या कायांतरित चट्टान में सिरा और परत के रूप में देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब ये पिघले हुए रूप में होती हैं या गैसीय रूप में होती हैं तो नीचे से इन पर एक बल लगाया जाता है और ये बाहर की तरफ आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, भूपरपट्टी पर धक्का मारती हैं और जैसे ही वातावरण में आती हैं ठंडी होकर जम जाती हैं। ठंडी होकर जम जाती हैं तो आप ये देखो, यहां पर ये फोटो देख पा रहे होंगे, नीचे से ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सब इसी तरीके से निकलकर बाहर की तरफ आ रही हैं। ये देख रहे हो ना, ये परतें बनाई हैं जो अपन ने ऐसी, मतलब बनाई क्या, ये तो बनी बनाई है, फोटो ली है जो ये, तो इसमें क्या है, आप ये देख रहे हैं ना कि पतली पतली लेयर के रूप में नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी में जितना नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर आई तो क्या हो गई, वातावरण के साथ ठंडी हो गई और जम गई। तो जम गई तो यहां पर भी, यहां इन चट्टानों में कौन सी चट्टानें हो गई, ये किस प्रकार की चट्टानों में, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ही दरारों में यहां पर दरार पड़ गए, जोड़ पड़ गए, भ्रंश पड़ गए, तो उनमें जो नीचे से खनिज हैं बाहर की तरफ आए उनके सहारे और जम गए, तो यहां पर ये हमें मिल जाती हैं। किस रूप में मिल जाती हैं, सिरा और परत के रूप में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की जो सिरा और परत के रूप में जो आग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में हमें मिलता है, तो उसमें किस प्रकार का खनिज आपको मिलता है, तो उदाहरण के रूप में आपको ये मिल सकते हैं, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, है ना। जस्ता, तांबा, जेट आप ऐसा कर सकते हैं, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये आपको उदाहरण के तौर पर देखने को मिले। अब बात आती है कि सिरा क्या है और परत क्या है। सिरा मतलब जब ये खनिज का छोटा जमा होगा, पतला पतला सा ऐसा जमा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, सिरा कहेंगे। लेकिन जब ये बड़े बड़े रूप में आपको ऐसे कुछ ऐसे रूप में देखने को मिलेगी, यही परतें लगातार बड़ी हो जाएंगी, तो उसको क्या कहते हैं, आप परत कहते हैं। जब खनिज का बड़ा जमाव या बृहद जमाव आपको देखने को मिलेगा, उसको आप क्या कहेंगे, परत कहेंगे। जब उस खनिज का आपको छोटा जमाव या लघु रूप में जमाव देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको सिरा कहा जाएगा। यह बात समझ में आई ना कि पहले खनिज हमने देखा खनिज किस रूप में मिल रहे हैं, सिरा और परतों के रूप में। तो ये सिरा और परतों के रूप में आप में कौन से चट्टानों में मिल सकते हैं, कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों में। इसमें क्या होता है, मैग्मा या आपके खनिज या मैग्मा पिघला होता है, जब बाहर आता है वातावरण के साथ ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। इस प्रकार की चट्टानों में हमको क्या क्या मिलता है, तांबा, जस्ता, जिंक और सीसा, ये हमें देखने को मिलता है। तो परत और सिरा क्या है, परत छोटा रूप है और सिरा छोटा रूप है, और परत क्या है आपका बृहद रूप में जब खनिज जम जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परत कहा जाता है। तो ये बात, ये पहली चीज क्लियर है, खनिज कहां मिलेंगे, पहली बात तो हो गई सिराओं और परतों के रूप में मिलेंगे, क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि भाई अब कहां मिलेंगे, तो दूसरे हैं संस्तरों में या परतों के रूप में, इसे लेयर संस्तर कहलाते हैं, लेयर बाय लेयर के रूप में आपको कहां मिलेंगे, तो लेयर बाय लेयर के रूप में आपको कहां मिलेंगे, अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। आपने पढ़ी होंगी या आप पढ़ेंगे, 3 प्रकार की चट्टानें बेसिक होती, रूपांतरित, आग्नेय और अवसादी, ये 3 प्रकार की चट्टानें आपने पढ़ी होंगी। तो आप देखें कि भाई जो दूसरे टाइप से देख रहे हैं खनिज कैसे मिलेगा, खनिज कहां मिलेंगे, तो संस्तर मतलब परत, ऐसी परत बिक जाती है लंबी लंबी, ऐसी एक के बाद परत आ जाती है, तो उनमें मिलेंगे। तो क्या होगा, हम ये कहते हैं यहां पर कि खनिजों का निर्माण या इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन या जमाव वहां पर रुक जाते हैं, तो इस कारण से होता है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत सारा समय लगता है, और ये कैसे बन पाते हैं, अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के द्वारा इनका निर्माण हो पाता है या ये बन पाते हैं। कैसे, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको ये परत देखने में आ रही होगी अलग अलग, तो ये ऐसी परत के रूप में आपको इस संस्तर में देखने को मिलेंगे। तो ये किस प्रकार की चट्टानें मिलेंगे, तो ये अवसादी में। इसके पहले जो आपने सिरा और परत देखी है, वो किस प्रकार की चट्टानें मिल रही हैं, आग्नेय और कायांतरित, या कायांतरित को आप रूपांतरित भी कहते हैं, तो उस प्रकार की चट्टान में देख पा रहे हैं। तो इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो इनके उदाहरण होंगे आपके सामने, कोयला इसमें मिलेगा, जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम, ये सारी चीजें आप कैसे में पा पाएंगे, अवसादी चट्टान में पा पाएंगे। और किस प्रकार से पाएंगे, परत के रूप में आपको देखने को मिलेंगी ये सारी चीजें। तो ये बात क्लियर कि दूसरे प्रकार से हमें खनिज कैसे मिलेगा, परतों के रूप में मिलेगा। वो परतें कहां मिलेंगी, अवसादी चट्टान में मिलेंगी। और इन अवसादी चट्टानों का निर्माण या इन परतों का निर्माण कैसे होगा, क्षैतिज परतों में होता है। ये जो खनिज हैं वो कैसे निर्मित होते हैं, क्षैतिज परतों में, निक्षेपण हो जाए, संचयन हो जाए या उनका जमाव हो जाए। इसमें बहुत समय लगता है और साथ में
परिस्थिति कैसी बनती है, अत्यधिक ऊष्मा और अत्यधिक दबाव, इस परिस्थिति में इनका निर्माण होता है। जो हमें खनिज मिलते हैं वो इस परिस्थिति से निकलकर आते हैं। क्लियर ये बात, क्या समझ में आई ना, ये बात स्पष्ट है ना। अब चलो देखते हैं आगे, अगला पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया कि चट्टानों का अपघटन अगर हो जाए, चट्टानों का अपघटन हो जाए तो ये तीसरे तरीके से खनिज हमको मिल रहा है। पहला सिरा हो गया, सिरा या परत हो गया, दूसरा आपके संस्तर या परतें हो गई, है ना, और चौथा क्या होगा, चट्टानों का अपघटन हो जाए। तो चट्टानों का अपघटन कैसे होगा, आपने माना कि ये मान लो कि ये कोई चट्टान है ना, ये अपन ने देख लिया कि ये कोई चट्टान है। अब इन पर लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो इनकी जो चट्टान, चूंकि चट्टान कैसे बन रही है, हमने देखा है 2 या 2 से अधिक खनिजों का जो योग है वो चट्टान है, खनिज अवयव और ये सब मिलकर चट्टान बनती है। तो अब इस पर क्या होगा कि लगातार बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्या है कि इसकी जो घुलनशील चीजें हैं, मतलब जो घुलनशील तत्व हैं, वो क्या होंगे, वर्षा के द्वारा उनका अपर्दन हो जाएगा। अपर्दन हो जाएगा तो आपने कुछ चीजें वो छोटी हो जाएगी, आपने पुराने पत्थर देखे होंगे उन पर छेद छेद हो जाते हैं, तो जो चीजें घुल सकती हैं वो घुल जाएंगी, अपर्दन हो जाएगा। तो अपर्दन के बाद जो कुछ बचेगी चट्टान वो कैसी होगी, अयस्क वाली होगी, तो उसको क्या कहेंगे, अवशिष्ट चट्टान कहेंगे। अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान शेष रह जाती है। इसका उदाहरण क्या है आपके पास, उदाहरण है बॉक्साइट। तो स्पष्ट है बात, कैसा होगा कि चट्टान अगर है कहीं पड़ी है खुले में, उसके ऊपर बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, तो उसके दूसरे तत्व हैं वो पानी के साथ घुलकर क्या होंगे, बह जाएंगे, और पानी के साथ घुलकर बह जाएंगे तो जो बाद में बची होगी वो क्या होगी, अवशेष, उसमें क्या रहेंगे, खनिज रहेंगे, तो क्या हो जाएगी, अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान आपकी शेष रह जाती है। और यही चट्टान के उदाहरण क्या बनते हैं, या इस प्रकार के खनिज के उदाहरण क्या बनते हैं, जिसको आप कहते हैं बॉक्साइट। क्लियर, स्पष्ट हुई बात की ये तीसरे प्रकार से अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं चौथे प्रकार से। चौथे प्रकार से कैसे होगा, चौथा प्रकार कह रहा है कि जलोढ़ जमाव के द्वारा, जलोढ़ जमाव के द्वारा। अब जलोढ़ क्या है, एक प्रकार की मिट्टी है। कैसी मिट्टी, जैसे मान लो कि ये कहीं नदी बह रही है ना, ये यहां पर मैदान है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, थोड़ी सा हरा कर देता हूं यहां पर, है ना, ये मान लो यहां पर ये मैदान है ना, ये नदी बीच में जा रही है और इसके आसपास मैदान है। अब जैसे ही नदी में बाढ़ आना स्टार्ट होगी, तो बाढ़ आएगी तो वो इन इलाकों में पानी भर जाएगा, इन इलाकों में पानी भर जाएगा। नदी में जब बाढ़ आएगी तो उसके साथ जो नई मिट्टी आएगी वो क्या होगी, यहां पर जम जाएगी, इन इलाकों में वो जम जाएगी, तो उसको कहते हैं अपन जलोढ़। जलोढ़ के भी कई सारे प्रकार आपने देखे होंगे, अलग अलग प्रकार की जलोढ़ आप देखी होगी। तो ये जलोढ़ जमाव के बारे में बात करें, कैसी, तो ये पहाड़ों से जब पानी नदी निकलती है, या पहाड़ों के तलहटी में, पहाड़ों के किनारे, उनके आधार, मतलब ऐसा होता ना पहाड़, तो ये हो जाएगा आधार, ये पहाड़ ऐसा होता, तो यहां पर कहीं पर, या तली घाटी में, कि मान लो कोई ऐसी, जैसे नदी कहीं जा रही है, इसमें गड्ढा हो जाता है, ये तली घाटी में, इनमें क्या होता है, तली की रेत में ये खनिज क्या होते हैं, जल के द्वारा घर्षित नहीं होते, बच जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें, क्या है, सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनियम। इन खनिजों को या ये जलोढ़ जमाव को क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप भी कहा जाता है। इनका आर्थिक महत्व बहुत है, ये बहुत महंगे बिकते हैं। सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनियम सब महंगी चीजें हैं, जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम ये तो पर्याप्त मात्रा में महंगी है। तो समझ में आ रही है ना बात, क्या होगा, ये कैसे हैं, जलोढ़ जमाव के द्वारा। जलोढ़ मतलब पानी से ही बनती है, बाढ़ के द्वारा पानी आएगा, मिट्टी फैल जाएगी, तो आप समझ रहे हैं, जब पानी के साथ हैं तो ये वाले खनिजों को पानी क्या करेगा, जल क्या करेगा, घर्षित नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता ज्यादा। ये कहां पाए जाएंगे, पहाड़ के आधार पर तथा घाटी के तल क्षेत्र रेत में आपको, या घाटी की तल की रेत में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने कई सारी जगह देखा होगा कि रेत में सोना मिल रहा है, कोई कहता है कि रेत में ये मिल रहा है, तो ये ऐसे वाले इलाके में इन खनिजों को जल के द्वारा घर्षित नहीं किया जाएगा। खनिजों के उदाहरण क्या होगा, सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनियम। और इस प्रकार का जो जमाव है इसको क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप भी कहा जाता है। तो तीसरा प्रकार अपन ने देख लिया, जलोढ़ जमाव के द्वारा। अब अगला आता है जिसको कहेंगे अपन, अगला नंबर चौथा, जिसको कहेंगे महासागरीय जल। अब ये महासागर जो है, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% पर जल ही जल है, 70% पर आपको महासागर देखने को मिलता है। तो ये इनका विस्तार तो बहुत है, लेकिन बहुत दूर दूर तक है, तो इनका आर्थिक महत्व ज्यादा नहीं है, इनकी आर्थिक सार्थकता ज्यादा नहीं है। समुद्र से हम क्या निकालते हैं, उसके पानी से नमक बना लेते हैं, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन,
ये सारी चीजें हम समुद्र के द्वारा ले पाते। तो ये 5 तरीके हमने खनिज की उपलब्धता वाले देखे। महासागर का जल हो गया, पहाड़ों का या हमने जलोढ़ जमाव देख लिया, या उसके पहले हमने क्या देख लिया कि आग्नेय चट्टान के अंदर या रूपांतरित चट्टान के अंदर देख लिया, अवसादी चट्टान के अंदर देख लिया। ये सारे तरीके हमने यहां पर देख लिए। अब बात आती है कि यार भारत में जो खनिज हैं, कभी पूछे कि यार कहां कहां पर खनिज कैसे कैसे मिलते हैं, तो हम ये देखेंगे भारत में कैसे कैसे खनिज मिलते हैं। तो भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली मतलब यहां सभी प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह एक से खनिज मिलेंगे। इनका वितरण है अलग अलग, असमान वितरण है। वितरण कैसा है? असमान है। कभी मान लो कि गुजरात में आपको कुछ मिलेगा, आपको राजस्थान में मान लो चांदी मिल गई तो कर्नाटक में सोना मिल जाएगा। ऐसे वितरण क्या है? असमान है। तो आप ये देखेंगे, अगर भारत का पूरा नक्शा अपन ने देखा यहां पर, जैसे छोटा सा मैं बना देता हूं यहां पर, ये वाला तो आप समझ रहे होंगे कि क्या है, ये गुजरात वाला इलाका है। और ये नीचे वाला भाग जिसको आप कहते हैं, ये क्या है? आपका प्रायद्वीपीय भाग। तो प्रायद्वीपीय जो चट्टानें हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, वहां पर आपको खनिजों की ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, ज्यादा खनिज देखने को मिलेंगे। जैसे कोयला, धात्विक खनिज, जिनमें आप किनकी बात करेंगे? जिसमें धातु वाली चीजें जो टन की आवाज करती हैं, वो अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिज आपको इस इलाके में देखने को पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। स्पष्ट बात। अब दूसरा ये कह रहे हैं गुजरात और आसाम वाला इलाका। तो गुजरात और आसाम वाले इलाके में आपको खनिज तेल, पेट्रोलियम, जिसको आप पेट्रोलियम कहते हैं, तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा? गुजरात और आसाम वाले इलाके में। राजस्थान में आपको अलोह खनिज देखने को मिलेंगे, कीमती खनिज देखने को मिलेंगे, चांदी, जस्ता, ये सारी चीजें आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगी। तो भारत में ये वितरण कुछ इस प्रकार से है। अब जैसे जैसे हम खनिज पढ़ते जाएंगे, जो भी हम खनिज पढ़ेंगे, साथ में हम एक मैप लगाकर ये भी देख लेंगे कि भाई ये खनिज भारत में कहां कहां पर पाया जा रहा है। चूंकि हम उसकी खदानें देखेंगे, हम उसका एरिया देखेंगे, तो लगे हाथ हम मैप के ऊपर भी देख लेंगे कि भाई ये भारत में कहां कहां देखा जा रहा है। तो स्पष्ट ना बात कि हम कैसे देखने वाले हैं कि हम जो भी खनिज, जैसे मान लो हमने लौह अयस्क पढ़े, तो हमने पूरा लौह अयस्क समझा कि होता क्या है, कैसा होता है, और ये भारत में कहां कहां पाया जाता है। तो हम साथ में मैप में उसको भी देखते चलेंगे। तो ये बात क्लियर क्या है? अब ये खनिजों को निकालेंगे कैसे, इनके निकालने के तरीके, इनकी माइनिंग, वो हम अगले वीडियो के अंदर भी देखेंगे कैसे हैं, और खनिजों को स्टार्ट करेंगे कौन सा खनिज कैसा है ना। तो हम लौह खनिज से स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आप ये जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एकदम फ्री में शिक्षा दे रहा है। तो आपकी सुविधा के लिए, अगर आप YouTube से वीडियो लेने में आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आपकी सुविधा के लिए हमने क्या कर दिया है, आप magnetbrain.com साइट पर जाएंगे। magnetbrain.com साइट पर आप जैसे पहुंचे, आप ये लोगो देख रहे होंगे, तो हम टोटल हमारे लिए सिर्फ फ्री एजुकेशन देना है। KG से लेकर 12th तक आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट आपको सभी भाषाओं में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट magnetbrain.com पर पहुंचिए। वहां पहुंचेंगे तो जैसे ही आप CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पर जो जितने भी सब्जेक्ट के वीडियो आ चुके हैं, सारे की ऐसी लिस्ट बनी हुई है, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट की सारे वीडियो मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, अरेंज फॉर्मेट में। तो यहां पर देखेंगे, मैं दिख जाऊंगा आपको, तो आप यहां पर क्या करेंगे, मुझे देख लेंगे और मेरे सामाजिक विज्ञान की वीडियो आप देख लेंगे, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, सारी चीजें आप यहां पर ये देख पाएंगे। यहां पर ये ऐसे आपको, जैसे ये देखेंगे कक्षा 10 की अपन क्या देख रहे हैं, समकालीन विश्व वाला जो बात अपन देख रहे हैं यहां पर, तो क्या क्या हो रहा है, तो ये सारे टॉपिक आपको यहां पर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ऐसे अपन पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। तो आप ये सारे, ये सिलेबस का डिस्कशन से लेकर पूरी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक, आप ये देख रहे होंगे मैग्नेट ब्रेन। मैग्नेट ब्रेन आप जानती हैं, मैग्नेट ब्रेन हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। तो ये आपको वीडियो प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट कर भी बताएं कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।